वो थोड़ा उसकी तरफ झुका और बहुत ही प्यार से दुलार से जानवी के माथे को चूमने लगा। वो उसे इतने प्यार से ट्रीट कर रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को करते हो। जब आरव ने देखा कैसे जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली है और उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया है तो वो हंस दिया। वो थोड़ा पीछे हुआ और प्यार से उसके सर को थपथपाते हुए बोला, मैं मॉन्स्टर थोड़ी हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो। तुरंत जानवी ने अपनी आंखें खोली जो थोड़ी थोड़ी पानी सी हो गई थी। उसे अभी इतना अच्छा लग रहा था कि उसके मुंह से तुरंत निकल गया, मैं नर्वस नहीं हूँ। आरव ने देखा कैसे वो जल्दी में अपने आप को डिफेंड कर रही है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसके हाथ उसके बालों को सहलाने लगे और धीरे से उसने उसको हग कर लिया। अगर तुम नर्वस नहीं हो तो ये बताओ तुम्हारे हाथ अभी क्या कर रहे हैं। जानवी ने उसके कहने पर देखा तो उसे पता चला उसने आरव की शर्ट को कितनी टाइटली पकड़ा हुआ था। ये देखकर उसे शर्म आ गई। उसने शर्म में ही उसकी शर्ट को छोड़ दिया। उसके टाइट कपड़े पकड़ने की वजह से कपड़े थोड़े से मेसी लग रहे थे, इसीलिए जानवी ने जल्दी से उनको अपने हाथों से ठीक किया। जानवी की इन क्यूट हरकतों से आरव को खुशी भी हो रही थी और उस पर प्यार भी आ रहा था। तभी वहां पर एक एक करके सारी की सारी गाड़ियां रुकने लगी। चलते हैं जल्दी से वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और एक नज़र उन लोगों को देखा जो उनकी तरफ ही चल के आ रहे थे। ये सारे लोग उस दिन जिनसे उन्होंने रेस लगाई थी उन लोगों जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ये तो सच में लड़ाई करने वाले लोग लग रहे थे। और जानवी कुछ करती उससे पहले ही आरव ने जानवी को अपनी सीट पर रखा और खुद जानवी की सीट पर चला गया। उन दोनों ने इतनी जल्दी पोजीशन एक्सचेंज करी जैसे हवा इधर से बस उधर हुई हो। दो गाड़ियां इस तरीके आ रही थी जैसे वो इनको ब्लॉक करना चाहती हैं। फिर आरव ने जानवी को अच्छे से बैठने के लिए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी इतनी तेजी से दोनों के बीच से निकली जैसे तीर निकलता है कमान से। वो वहां से निकले और आरव ने उसे बहुत प्यार से समझाया, अच्छा होगा तुम अकेले यहां से कभी ना आओ। अगर तुम मुसीबत में पड़ गए फिर तुम अकेले कैसे हैंडल करोगी। उसने गाड़ी की स्पीड को और बढ़ाया और सारी की सारी खिड़कियों को बंद कर दिया। फिर भी जानवी बार बार अपने पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो ग्रुप उनकी गाड़ियों की तरफ कुछ कुछ फेंक रहे हैं। जानवी ने खुद को एक्सप्लेन करते हुए बताया, मुझे लगा ये वही लोग हैं जो हमें लास्ट टाइम मिले थे। अगर तुम्हें सच में ऐसा करने में बहुत मजा आता है तो मैं तुम्हें रेसिंग क्लब ले जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं करना, ठीक है। पर अब तो शायद जब मैं बिजी हो जाऊंगी तो मेरे पास ये सब करने का टाइम ही नहीं बचेगा। यूजुअली वो न्यू ईयर के बाद हमेशा बिजी ही रहा करती थी। पूरे साल उसे वैसे भी रेस्ट करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। कभी कभार जब त्योहारों की छुट्टी होती है तभी वो खुद पे ध्यान देती थी, थोड़ी किताबें पढ़ती, थोड़ी चाय पीती और उसका टाइम ऐसे ही निकल जाता। आरव ने उससे थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, एक काम करो, मुझसे थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करो तो क्या पता मैं तुमसे खुश हो जाऊं और एक लंबी पेड वेकेशन दे दूं। अच्छा तो आप चाहते हो मैं आपको मक्खन लगाऊं? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहता हूं? मुझे तो नहीं लगता आप इस तरह के इंसान हैं चेयरमैन ओबरॉय। ये फालतू की आदतें सुनना अच्छी बात नहीं है। फिर तो आप यहाँ पर गलत है बीवी जी। कौन से मर्द होगा जिसे अपनी बीवी के मुंह से उसकी तारीफ सुनना पसंद नहीं होगा। एक इंसान के लिए ना उसकी वाइफ से तारीफ सुनना उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जानवी तो उसकी बातों में कंफ्यूज हो गई थी और उसके चेहरे पर वो वियर्ड सी स्माइल देखकर तो वो और भी नहीं समझ पाई कि वो क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल पैलेस पहुंचे, तब तक रात काफी हो चुकी थी। आज दोनों में से किसी ने भी देर रात तक काम नहीं किया और जल्दी बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। अगले सुबह आरव जल्दी उठा और फटाफट से नाश्ता करके ऑफिस चला गया। कंपनी पहुंचते पहुंचते मनोज उसे आज के पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगा। सर आपका आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है, सुबह 9 बजे हमारी मीटिंग है, दिन में सीईओ के साथ एक लंच अपॉइंटमेंट है। 2 बजे आपको एक साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जाना है और 4 बजे वाइस प्रेसिडेंट शर्मा एक प्रपोजल के लिए मिलने आएंगे। आरव ने डॉक्यूमेंट से अपनी नजरें ऊपर उठाई और बहुत ही शांति से ऑर्डर दे दिया, ठीक है, एक काम करो वाइस प्रेसिडेंट को बोलो मीटिंग के बाद मेरे ऑफिस में आएंगे। यस सर। इस समय जो आरव डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अरोरा कल्चर मीडिया कंपनी की थी जो जानवी ने उसे कल ही दी थी, और साथ में उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन राघव सिंघानिया और उसकी कंपनी सिंघानिया फर्म्स की थी। उसे मानना पड़ेगा, जब भी वो काम करती थी तो बहुत सीरियस होके करती थी। जब भी उसे लगता कि इस बात से कुछ तो कुछ इफेक्ट पड़ सकता है तो उस पॉइंट को जरूर नोट करती। देखने में लग सकता था कि उसके प्लान बहुत बड़े बड़े हैं या ऐसे जिन पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उसके प्रपोजल में थोड़े से चेंज किए जाए तो उसके प्रपोजल काफी सॉलिड होते थे। जानवी का काम देखकर उसकी आंखों में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती थी।
गाड़ी कंपनी पहुंची और वो उतर के अंदर जाने लगा। वो अंदर की तरफ बढ़ ही रहा था तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाए, हेलो चेयरमैन ओबरॉय। अचानक से आई आवाज से आरव चलते चलते रुक गया। उसने रुक के पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई जाना पहचाना सा चेहरा था। आरव उस चेहरे को पहचानने की बहुत कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कहीं तो देखा है, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। बाद में मनोज ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग रश्मि जी। वो थी रश्मि अरोड़ा। बस ये नाम सुनते ही आरव को समझ में आ गया उसके सामने खड़ी औरत कौन है। मनोज की बातें सुन के आरव ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर ली। उसकी बर्फ जैसी आंखें रश्मि को ही देख रही थी जो उसके तरफ ही चली आ रही थी। एक येलो कलर में शनेल का लेटेस्ट आउटफिट, ब्लॉन्ड हेयर्स, गले में लेटेस्ट डिजाइन का स्कार्फ और चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान लिए वो चली आ रही थी। हेलो चेयरमैन ओबरॉय, मेरा नाम रश्मि अरोड़ा है। मैं बहुत टाइम से आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी और कोइंसिडेंस से आज हम मिल गए। रश्मि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और उसकी मैनेजर भी बहुत खिलखिला रही थी। जब आरव ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो आगे एक्सप्लेन करते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, आज हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि स्काई ज्वेलरी सिटी के बारे में थोड़ी और बातें जान सके। आफ्टर ऑल हमारी रश्मि उसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है। आप ही के कंपनी से हमें कल फोन आया था सो दैट रश्मि आए और चीजों को डिस्कस कर सके। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है चेयरमैन ओबरॉय। इट्स माय प्लेजर कि मैं ग्लोरी वर्ल्ड के साथ काम कर पा रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटी पाके मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ। इतना बोलकर रश्मि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे की स्माइल और फेस के एक्सप्रेशंस देख के वो बहुत लवली लग रही थी। ओवरऑल देखा जाए तो उसके अंदर से काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। खास तौर पर उसकी वो चमकीली आंखें। एक जेंटल लेडी कैसी होनी चाहिए उसका पूरा एक नमूना थी रश्मि। आरव ने एक नज़र रश्मि के हाथों पर डाला और फिर वहां से अपनी नजरें घुमा दी। वो बिना कुछ रिएक्ट करे उन दोनों के बगल से निकल गया। अब उसे समझ में आ रहा था क्यों उसकी बीवी हमेशा इस औरत से हार जाती थी। अगर रश्मि का बिहेवियर सिर्फ एक मुखौटा है तब तो ये सच में बहुत खतरनाक इंसान है। ऊपर से जिस तरह से इसकी पर्सनैलिटी है, ऐसे में तो ये किसी भी इंसान को इमोशनल सिचुएशन में अपनी तरफ कर सकती है। लगता है अब मुझे ही जानवी को थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा। अगर वापस से उसके साथ ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो वो पक्का पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो जाएगी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ का कोई फायदा उठाए और उसे नीचे दिखाए। ये सब बातें सोचकर आरव के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान के साथ वो और भी ज्यादा डिग्निफाइड लग रहा था। जब उस स्माइल को रश्मि ने अपनी आंखों से देखा तो एक पल को तो वो शॉक ही हो गई थी। जब तक वो दोनों होश में आए तब तक आरव वहां से जा चुका था। रश्मि को अपने उन बंधे हुए हाथों को देख के काफी एम्बारोसमेंट हुई। फिर उसने आरव की डायरेक्शन में देखकर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय रुकिए। एक्सक्यूज मी मिस रश्मि एंड मिस राखी, आप जिस ऐड के लिए यहाँ पर आए हैं वो हमारे पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर के अंडर है। उनका ऑफिस 38th फ्लोर पर है। आपको पहले से पता ही होगा वो कहाँ है। इतना कहकर मनोज भी आरव के पीछे पीछे चला गया। रजत भी थोड़ी गुस्से वाली आंखों से ही रश्मि और उसके मैनेजर को देखता है। वो तो अच्छा हुआ कि उनके बॉस आज गुस्सा नहीं थे। शायद इन्हें रूल्स नहीं पता थे जो वो सीधा उनके बॉस को मक्खन लगाने चले गए। जब वो जानवी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो ऑफ कोर्स उसे रश्मि के बारे में भी पता चला था, इसीलिए रश्मि की फर्स्ट इंप्रेशन उसकी नजरों में अच्छी नहीं थी। उसने एक नज़र उन दोनों को देखा और वो भी आरव के पीछे पीछे चला गया। रश्मि को आरव के अंदर से आने वाली कोल्ड वाइब्स का पता चल रहा था। वो उसको लिफ्ट में जाता हुआ देखते रही और काफी देर के बाद वापस अपने होश में आए। रश्मि, मिस्टर ओबरॉय हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं। वो सबसे इतने ही उखड़े रहते हैं और ये कोई सीक्रेट नहीं है। ये बात सबको पता है तो तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, मैनेजर राखी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, क्योंकि उसे लगा था अभी जो कुछ हुआ उससे रश्मि काफी अपसेट है। रश्मि ने जब अपने मैनेजर की बात सुनी तब उसकी आंखों में थोड़े सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस आए। अच्छा, तो वो मिस्टर ओबरॉय, मैनेजर राखी ने हंसते हुए कहा, विश्वास नहीं हो रहा ना। मिस्टर ओबरॉय ऐसे ही है, वो काफी लो प्रोफाइल रखते हैं और मैंने तो सुना है ये कुछ दिनों पहले ही वापस आए हैं। पहले न्यूयॉर्क और फ्रांस में रहा करते थे। वो तो ये पुराने चेयरमैन थे, उनका ही आइडिया था अब वापस आकर उनके बिजनेस को टेक ओवर करें। हम लकी है जो इनसे टकराए, वरना उनकी और हमारी दुनिया में तो कितना बड़ा अंतर है। और मुझे ये भी पता चला है ये राज शाह और समीर चोपड़ा के बेस्ट फ्रेंड है। तो यही दोनों काफी है, बाकी तुम खुद समझदार हो। राखी दीदी, आप मिस्टर ओबरॉय से काफी फैमिलियर हो क्या? रश्मि ने कुछ सोचते हुए पूछा।
राखी ने अपना सिरनामे हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने तो बस इंडस्ट्री में कुछ लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी। मिस्टर ओबरॉय मीडिया के सामने भी बहुत ही कम आते हैं, तो कोई भी उनके बारे में जाने ये ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और तो और ग्लोरी वर्ल्ड और ओबरॉय फैमिली के अब तक कोई भी स्कैंडल सामने नहीं आए, बस 4 साल पहले की वाली बात को छोड़कर। लास्ट में बोलते बोलते राखी की आवाज इतनी धीरे हो गई कि रश्मि को पता ही नहीं चला उन्होंने क्या बोला। चलो रश्मि, हमें पीआर डिपार्टमेंट वालों को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए, राखी जी ने रश्मि को याद दिलाते हुए कहा। उन्होंने इस ऐड के लिए बहुत मेहनत की थी और किसी भी हालत में वो चीज खराब नहीं होने दे सकती थी। रश्मि ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और आगे की तरफ चलने लगे। मीटिंग के बाद सभी वाइस प्रेसिडेंट आरव के ऑफिस में गए। आप लोगों ने जो प्रपोजल दिया था टीवी इंडस्ट्री में घुसने का, उसको मैंने अच्छे से कंसिडर किया और ये फैसला लिया है कि हम इस प्रपोजल पर काम करने का ट्राई कर सकते हैं। इस समय आरव के ऑफिस रूम में काफी सारे वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे। कुछ अपने बिजनेस ट्रिप्स पर बाहर गए हुए थे जिन्हें अर्जेंटली वापस बुलाया गया, और कुछ काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी थे जिनको वही रुकवा के इस डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। आरव आराम से अपने चेयर पर हाथों को फोल्ड किए सबको देख रहा था। जैसे उसने ये अनाउंसमेंट किया, सबके चेहरों पर एक अलग ही रौनक आ गई। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है सर। अगर हम लखनऊ वाली कंपनी के साथ न्यू मूवी सिटी बनाने वाले हैं तो हमारी कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा मूव रहेगा, और क्या पता इसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री में काफी कम टाइम में ही पहुंच जाए। वाइस प्रेसिडेंट शर्मा से तो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उन्होंने दूसरे लोगों की तरफ देखा तो वो भी इस आइडिया से उतने ही एक्साइटेड लग रहे थे। लगता है आप लोग मेरे इसी डिसीजन का वेट कर रहे थे। आप लोग काफी खुश लग रहे हैं। इतना बोलकर उसने अपने सामने रखे उन डॉक्यूमेंट की तरफ देखा जिनमें वो प्रपोजल लिखा हुआ था, और थोड़ा वेट करके उसने वापस से बोलना शुरू किया। अब जब डिसाइड हो चुका है तो हमें इसके लिए प्रोजेक्ट हेड भी ढूंढना होगा, क्योंकि ये हमारे नॉलेज की चीज नहीं है, और टीवी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ग्लोरी वर्ल्ड पहले कभी भी नहीं घुसा है, तो काम आप लोगों का काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। आई एम श्योर आप लोग इस चैलेंज को लेकर काफी एक्साइटेड होंगे। बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट्स ने वाइस प्रेसिडेंट शर्मा का नाम रिकमेंड किया। मिस्टर ओबरॉय, वाइस प्रेसिडेंट शर्मा ने इसमें पहले काफी रिसर्च करी है, और हमने जब आपस में डिस्कस किया तो हमें भी यही लगता है वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेंगे। बाकी आपका फैसला। आरव एक पल को शांत हो गया। उसे याद आया कि कैसे जानवी भी वाइस प्रेसिडेंट शर्मा से कितनी इम्प्रेस है, और जितना वो उसे जानता था वो सिर्फ किसी के बलबूते किसी से इम्प्रेस होने वाली इंसान नहीं थी। उसके पास पक्का कोई सॉलिड रीजन रहा होगा, इसीलिए आरव ने भी बिना झिझके हाँ में सर हिला दिया। तो फिर मैं ये प्रोजेक्ट आपको देता हूँ। एनी प्रॉब्लम्स मिस्टर